हेलो बच्चों, आज का लेक्चर डिविडेंड के ऊपर है। ठीक है, डिविडेंड का जो अपने सीरीज कर रहे थे, थोड़ा सा मैं आस्ते बोलूंगा। एक्चुअली मेरे इस तरफ कान की तरफ बहुत स्वेलिंग हो गई है सर्दी की वजह से। तो ये से लेके पूरा माथा था थोड़ा दर्द, तो थोड़ा आस्ते बोलूंगा। डिविडेंड हम लोग को सेक्शन 2 क्लॉज 35 में डिफाइंड होता है। डिविडेंड बेसिकली है क्या सर? डिविडेंड इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब हमारा प्रॉफिट होता है उससे डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो दो एजीएम के बीच में दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड मतलब वो एक डिविडेंड जो एजीएम में ही डिक्लेयर होता है। जो इंटरिम डिविडेंड होता है उसमें शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता। तो अगर सारे शेयर होल्डर्स अग्री करें, ठीक है, तो ऑल कंसेंट के साथ इवन अगर मैनेजमेंट ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है इंटरिम डिविडेंड, तो उसको रिवोक किया जा सकता है अगर सारे शेयर होल्डर अग्री करें तो। लेकिन फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया, ठीक है, मीटिंग में, तो उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो सकता। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव नेचर का है, अगर कुछ नहीं दिया है तो क्यूमुलेटिव मान लेंगे उसको। क्यूमुलेटिव नेचर का है और अगर 2 साल तक उसका डिविडेंड नहीं दिया गया है तो उसके शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स हो जाते हैं और वो आपके साथ वोट देने के लिए बैठते हैं। अब आता है सेक्शन 123। सर, डिविडेंड जो दिया जाता है, डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट से दिया जाता है आफ्टर सेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। और कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे देती है गवर्नमेंट कंपनीज को डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, फंड्स बाय द गवर्नमेंट बेसिकली। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने का प्रोसीडियर ये होता है कि बोर्ड एक डिविडेंड का परसेंटेज रेकमेंड करता है। वो परसेंटेज रेकमेंड करने के बाद बोर्ड शेयर होल्डर्स के सामने वो डिविडेंड की परसेंटेज देता है। इसको शेयर होल्डर्स बढ़ा नहीं सकते, घटा सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इस परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसके ऊपर केस स्टडी आता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप जितना चाहें उतना डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है, या अगर करंट ईयर में लॉस है, या अगर करंट ईयर के प्रॉफिट इतने सफिशिएंट नहीं है कि आप उससे डिविडेंड दे सको, तो आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को प्लाउ बैक कर सकते हो। उसके लिए रूल 3 अप्लाई होता है। रूल 3 में 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, आपका डिविडेंड पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता। लेट्स से अगर कोई नई कंपनी हो आप, जिसने आज तक कभी डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया है, या आपने पिछले, आपका ये फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो उस केस में ये कंडीशन आप पर नॉट एप्लीकेबल है। तो बाकी दोनों कंडीशन चेक करिएगा, ऐसा नहीं कि फिर आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते। तो पहली कंडीशन ये है कि जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो लास्ट 3 ईयर्स जो आपने लगातार पिछले 3 साल में डिविडेंड दिया उससे कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, जो डिविडेंड के लिए आप रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करोगे, इट शैड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस अमाउंट से पहले आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, इनको लेस करोगे, फिर जो अमाउंट बचता है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब विड्रॉ करने के बाद भी एक चीज याद रखिएगा, जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, विड्रॉ करने के बाद रिजर्व्स का जो बैलेंस है शैल नॉट फॉल डाउन बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है तो वो 15 के नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एक बार ये डिविडेंड हो गया तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर डिविडेंड को 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। नहीं करने से 127 में पेनल्टी लगेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 30 दिन के अंदर आपको डिक्लेयर करना है, जिसको 5 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। अगर 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ से पैसा नहीं निकाला गया, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ निधि कंपनी, निधि कंपनी के केस में अगर ये 30 डेज में नहीं निकाला तो सीधे होल्डर के बैंक अकाउंट में चला जाता है। वही निधि कंपनी का एग्जेप्शन है अंडर सेक्शन 123 सबसेक्शन 5। अगर नहीं निकाला गया तो 7 दिन के अंदर आपको इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, विच इज एन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर आपने वहां पर नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगता है 12% पर एनम पर, और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी पेमेंट करनी पड़ती है, 1 लाख रुपए कंपनी को, 500 पर डे जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू हो, और ऑफिसर को 25,000 रुपया, साथ में 100 पर डे जितने दिन में डिफॉल्ट कंटिन्यू हो। कंपनी के लिए मैक्सिमम है 10 लाख, ऑफिसर के लिए मैक्सिमम है 2 लाख। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा आ गया, वहां पर 90 दिन के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज, जब से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आया है, आप सारी डिटेल, जो लास्ट डिटेल्स हैं आपकी इस होल्डर के बारे में, वो सारी डिटेल्स आप अपनी कंपनी की वेबसाइट में डाल देंगे। यहां पर ये पैसा पड़ा रहेगा 7 साल तक। अगर 7 साल तक इसको किसी ने क्लेम नहीं किया तो उससे 30 डेज के अंदर ये आईपीएफ में डाल दिया जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कि बनाया जाता है अंडर सेक्शन 125। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ग्रांट से आता है, डोनेशन से आता है। जनरल रिजर्व जो आपने बनाई थी अंडर सेक्शन 1956 के कंपनीज एक्ट में, आईपीएफ, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है। साथ ही साथ अगर कोई एप्लीकेशन मनी, मैच्योर्ड डिपॉजिट, मैच्योर्ड डिबेंचर, या अनपेड डिविडेंड या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जिसका 7 साल से पैसा अटका हुआ है, तो वो भी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है।
उसके बाद आता है इसका यूज क्या चीज के लिए होता है, तो इसका एक एक्रोनिम है पेपर दो। इसका यूज होता है फॉर प्रमोशन एंड अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टर्स। आर, पेपर का पी हो गया, आर से है रिफंड देने के लिए। रिफंड मतलब अगर मान लो जो 7 साल जिनका पैसा आपने डिविडेंड की तरह रोक के रखा है वो आ गए आपके पास, तो आपको उनको रिफंड करना पड़ेगा। रीइंबर्समेंट इन क्लास एक्शन, सेक्शन नंबर 37 में क्लास एक्शन सूट पढ़ाया था, उसका रीइंबर्समेंट। पेपर दो, डी, डिसजॉर्जमेंट मनी, अगर किसी आदमी ने फ्रॉड किया उसको पकड़ लिया गया तो उससे फ्रॉड का पैसा अलग कर दिया जाता है, जो इनोसेंट लोग का पैसा है उसको बोलते हैं डिसजॉर्जमेंट मनी। और इसके अलावा कोई और यूज भी फ्यूचर में स्पेसिफाई हो सकता है। उसके बाद आता है सर सेक्शन 126 अबेयंस। कंपनी क्या करती है, आपका जो डिविडेंड का राइट है, जो डिविडेंड है उस पैसे को होल्ड में डाल देती है, अबेयंस में रख के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकती है। किस केसेस में, जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसफर दिया और ट्रांसफर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ था और उसी पीरियड में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो कंपनी क्या करती है, फॉर द टाइम पीरियड आपके जो डिविडेंड होता है उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जो होल्डर है अगर वो कंपनी को इन राइटिंग दे दे कि नहीं सर ट्रांसफर हो चुका है, मुझे डिविडेंड अपने अकाउंट में नहीं चाहिए, सामने वाले को दे दो, तब कंपनी अबेयंस में इसको होल्ड नहीं करेगी। एक प्रोहिबिशन है कि कंपनी डिविडेंड कब नहीं डिक्लेयर कर सकती, अगर कंपनी ने 73 या 74 के अंदर डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, या वो सेक्शन 8 कंपनी है जिसके लिए डिविडेंड प्रोहिबिटेड होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 127 जो डिविडेंड के टॉपिक का लास्ट सेक्शन है, जो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। ये पनिशमेंट तब लगती है जब कंपनी हैज फेल्ड, ओपन कोट्स दिमाग के, कंपनी हैज फेल्ड टू पे डिविडेंड इन 30 डेज, तब ये लगती है। कंपनी पर लगती है जहां पर एवरी डायरेक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल इज इम्प्रिजनमेंट होती है, उसको 2 साल की जेल होती है। साथ ही साथ उसको 1000 पर डे पेनल्टी देनी पड़ती है, 30 दिन के जितने दिन बाद कंपनी जाके डिविडेंड दे पाती है। साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट के साथ डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है एट 18% पर एनम। अब अगर 127 किस केस में नहीं लगता, अगर जो डिफॉल्ट है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है, या जो डिफॉल्ट है उसमें शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दी है तो और कंपनी ने बता दिया कि हम उस डायरेक्शन को नहीं कंप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर ने बोला कि हमको जो पेमेंट करोगे आप, वो पेमेंट आप करना क्या बोलते हैं फॉरेन करेंसी में, लेकिन कंपनी ने एक बार डिनाई कर दिया और डिनाई करके शेयर होल्डर को बता दिए, तो फिर मैटर खत्म, क्लोज। अगर कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग डिविडेंड की, किसको मिलना चाहिए डिविडेंड, ओनर कौन है, ठीक है, शेयर्स का, या अगर कोई लॉफुली एडजस्ट कर दिया है कंपनी ने अनपेड कॉल के साथ डिविडेंड के अमाउंट को, क्या अनपेड कॉल के साथ डिविडेंड के अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, कंपनी कर सकती है, आर्टिकल में पावर होना चाहिए। या कोई भी दूसरा रीजन है जिसमें कंपनी की गलती नहीं, अगर कंपनी की गलती नहीं है तो कंपनी कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एंड दैट इज इट माय फ्रेंड्स, यहां पर आपका डिविडेंड का लेक्चर खत्म हो गया 8 मिनट के अंदर, चैप्टर 8 इन 8 मिनट्स।